आज हमने चार्ट से भी पढ़ा, हम लोगों ने आईसीआई पढ़ा, क्या कीवर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट है। बच्चों को थोड़ा ये थ्योरी सब्जेक्ट्स के बारे में बता, हाउ टू हैंडल। मैंने मल्टीपल रिवीजन्स करी थी और मैंने हर चैप्टर को टाइम किया था। मतलब मैं एक टाइमर चलाता था और वो चैप्टर करने लग जाता था। जो बच्चे टॉप करते हैं उनको यहां पर इंटर में आकर किस माइंडसेट से काम करना चाहिए? फाउंडेशन में मैं 8 to 10 आवर्स ही पढ़ती थी, बट इंटरमीडिएट में 10 to 12 आवर्स हो जाता था डेली का। आपने लाइव क्लासेस मतलब सारी लगाई, जबकि बच्चे ज़्यादातर रिकॉर्डेड भी प्रेफर करते हैं, तो उसके थोड़े से एडवांटेजेस आप बच्चों को बताएं जरा। जब आप लाइव क्लासेस लगाते हो तो फैकल्टी के साथ लाइव चैट के थ्रू या फिर डाउट इंजन के थ्रू उसी टाइम इंस्टेंट आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाती है। हेलो एवरीवन, सीए इंटरमीडिएट जैन 25 के अंदर में पीडब्ल्यू के स्टूडेंट्स ने करा धमाल और यहां से आए हैं 13 ऑल इंडिया रैंक्स आउट ऑफ द टोटल 50 रैंक्स। तो आज हम उन्हीं सभी बच्चों के साथ में कॉन्वर्सेशन करने वाले और जानेंगे कि उनकी क्या स्ट्रेटेजीज थी, कैसे वो लोग पढ़ाई करते थे और उनको क्या क्या डिफिकल्टीज आई, वो सारी बातचीत करने वाले हैं। और आप लोगों के जो भी सवाल है उनको हम आज उनके साथ में पूछने वाले हैं। दोस्तों, ये जो कॉन्वर्सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं या जो अभी तैयारी करना शुरू करेंगे। बिकॉज आपको फर्स्ट डे से एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि क्या क्या गलतियां हैं जो आप पॉसिबली कर सकते हो, जो आपको अवॉइड करनी है, एंड व्हाट आर द बेस्ट स्टेप्स और बेस्ट चीजें जो आपको अपनी यूज करनी है, सो दैट आप भी नेक्स्ट टाइम AIR की कैटेगरी में डेफिनेटली आए। तो सर, ये जो कॉन्वर्सेशन है ना, ये एक हर बार बच्चे की उम्मीदें होती है कि जो बच्चे ऑन हैंड एक्सपीरियंस करके आए हैं उस एक्सपीरियंस से दे शुड गेन, सो दैट दे हैव दैट प्री ऑन एक्सपीरियंस। हम कहते हैं ना, गड्ढे में गिरने से पहले ही हमें पता हो गड्ढे कहां पर हैं, तो उसको पार करने में और आसानी हो जाती है। सर, बिल्कुल सर, बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन विद द ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स। तो सबसे पहले अंकित बेटा, आपका है ऑल इंडिया रैंक 33 एंड एडवांस अकाउंटिंग में आपका है 94 मार्क्स। तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी जो आप बच्चों को बताना चाहे? सर, मैंने स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी तो कोई ऐसे फॉलो नहीं करी, पर मैंने जो सब बच्चे करते हैं वही किया। मैंने मल्टीपल रिवीजन्स करी थी और मैंने हर चैप्टर को टाइम किया था। मतलब मैं एक टाइमर चलाता था और वो चैप्टर करने लग जाता था। और जैसे छोटा सा भी ब्रेक लेना होता तो पहले टाइम पॉज करता था, जिससे मैं खुद को इवैल्यूएट कर पाता था कि मैं कितना प्रोडक्टिव आउटपुट निकाल पा रहा हूँ। विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप सिलेबस को प्रॉपरली रिवाइज कर रहे हैं, आप लोग अपने टाइमिंग के साथ में कर रहे हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को हमेशा हेल्पफुल रहती है। वेरी गुड बेटा। और सर, मैंने आपके जितने भी क्लास वर्क क्वेश्चन थे वो सारे हैंड से करे थे और होमवर्क क्वेश्चन को मैंने ऑडिट करा था। ओके, चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो बेटा अब हमारे साथ है सक्षम, ऑल इंडिया रैंक 15 सक्षम से यार तेरे से एक सवाल है, ऑडिट रिलेटेड सवाल है। ऑडिट में कितने मार्क्स आए थे बेटा? 82 सर। 82 मार्क्स ऑडिट के अंदर, जबकि ये वाला पेपर काफी टेढ़ा मेढ़ा पेपर था। कई सारे मैंने ऐसे देखे क्वेश्चन, सीए फाइनल लेवल पे हम ऐसे सवाल पूछते थे, इंटरमीडिएट में आए। ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको हम लोगों ने अभी तक प्रैक्टिकली किया नहीं है सीए इंटर में। फाइनल वाले बच्चे आर्टिकलशिप कर लेते हैं, ठीक है। तुम लोगों ने पूरी चीज इमेजिन की, इस सब्जेक्ट को हैंडल कैसे किया? आज हमने चार्ट से भी पढ़ा, हम लोगों ने आईसीआई पढ़ा, क्या कीवर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट है। बच्चों को थोड़ा ये थ्योरी सब्जेक्ट्स के बारे में बता, हाउ टू हैंडल। सर, पहले तो ऑडिट जो है वो पहले से ही डर बिठा देता है। जब वो स्टार्ट होता है तभी समझ में नहीं आता, बट मैंने ये डर को अपने माइंड से पहले निकाला। जो और भी लोगों से सुनते हैं कि ऑडिट बहुत टफ है, इसमें मार्क्स नहीं आते, बट मैंने इस डर को पहले अपने अंदर से निकाला। देन मैंने सबसे पहले उठाया आईसीआई का स्टडी मटेरियल, उसी को मैंने रीड किया, बार बार रीड किया। उसको रीड करने से क्या हुआ कि जो कीवर्ड्स हैं वो मेरे माइंड में सेटल हो गए। उसके बाद जैसे ही कीवर्ड सेटल हुए, मेरे को कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आने लगे। एंड वैसे ही मैं पढ़ता रहा एंड मल्टीपल रीडिंग्स के बाद एंड मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ऑडिट में मेरा कॉन्फिडेंस आ गया। एंड सर, जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तब तो कुछ। बिल्कुल सही है बेटा, मतलब कॉन्फिडेंस एक बार में नहीं आएगा, आपको कई बार आईसीआई को रीड करना ही पड़ेगा। यही हमारी गीता, यही हमारी बाइबल है, यही हमारा कुरान है, आईसीआई, ठीक है। और कीवर्ड्स का एग्जाम में नंबर मिलता है, जो अपन हमेशा बोलते ही रहते हैं कि भाई कीवर्ड्स करो। ग्रामर ऊपर नीचे अगर हो जाती है तो दिक्कत आती है क्या? हाँ सर, बहुत दिक्कत है। अपना खुद का कॉन्फिडेंस गिर जाता है जब ग्रामर ऊपर नीचे हो जाती है तो। बिल्कुल सही। और चैप्टर सीक्वेंस की अगर अपन बात करें, आज जैसे अपने ऑडिट में कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स वाले चैप्टर्स हैं, कुछ एकदम कोर थ्योरी हैं, दोनों में सेम मजा आता था? कुछ चैप्टर्स हैं सर जो मन नहीं करता था पढ़ने का, बट पढ़ना पड़ता था क्योंकि लगता है कि सिलेबस कंप्लीट करना है। बिल्कुल सही बेटा, थैंक यू। पीडब्ल्यू ने अपना परचम पूरे भारतवर्ष में लहराया है। भारतवर्ष के हर एक कोने पर
हमने हमारी क्लासेस पहुंचाई हैं और बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर बेनिफिट हुआ, और इसका जीता जागता मिसाल हमारे साथ आज मौजूद है AIR 43 कलमरुदप्पा। आप कहाँ से हो बच्चे? मैसूर कर्नाटक साउथ से हमारे पास ये बच्चा आया है। और बहुत सारे साउथ के बच्चे जब हम वीडियोस डालते हैं यूट्यूब वगैरह पे तो एक बात कहते हैं कि सर हमें इंग्लिश में पढ़ना है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो पर हमें इंग्लिश में पढ़ना है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपको वो बैरियर फेस हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हमारी जितनी भी फैकल्टीज है हम सब लोग इंग्लिश यूज करते हैं, मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स होता है और मेजॉरिटी ऑफ वर्ड्स हमारे हिंदी में होते हैं और कुछ चीज तो प्योर हिंदी में होती है। तो आपको वो चीज में प्रॉब्लम आई कि नहीं आई? The first time in foundation I joined in the classes. In that time I used to get little bit of problems, but as the classes went on, it become easier because 60% of the words you speak it is in the textbook only. Only you join the words in Hindi. Yeah. So it was not a problem for me, and I used to watch Hindi movies also. So जस्ट पास ही है। उल्टा हो गया वैसे। नॉर्थ के लोग इंग्लिश मूवीज देखते हैं अपनी इंग्लिश को ठीक करने के लिए और उसने हिंदी मूवीज देखी। तो क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, सारे कॉन्सेप्ट्स बढ़िया तरीके से अच्छे से समझ में आए। ग्रेट ग्रेट। सो नेक्स्ट अब हमारे पास है सृष्टि AIR 37। सृष्टि, मेरा ना आपसे एक सवाल है। जनरली बच्चे ये कहते हैं कि जब हम फाउंडेशन में बहुत हाई कर लेते हैं, एक अच्छा स्कोर आ जाता है, तो जो जनरल जनता है वो हमेशा कहती है इसका तुक्का लग गया, इसने बस कर दिया, चांस की बात है, लक फैक्टर है। बट हमने आपके केस में देखा है कि आपने फाउंडेशन में बहुत अमेजिंग स्कोर करा था एंड वी हैव सीन दैट पॉडकास्ट विद अलग सर। तो आपने अलग सर को वादा करा था कि नेक्स्ट 1 ईयर आई एम गोइंग टू क्रैक दिस CA इंटरमीडिएट एंड विद AIR, और आपने वो वादा पूरा करा। तो मेरा सवाल ये है, स्पेशली अब जो हमारे फाउंडेशन के बच्चे भी आएंगे, जो बच्चे टॉप करते हैं, उनको यहां पर इंटर में आकर किस माइंडसेट से काम करना चाहिए कि वो इंटर में आकर भी अपने आप को पूरा का पूरा एकदम सक्सेसफुल प्रूव कर पाए, और आपको इस जर्नी में क्या क्या चैलेंजेस आए और उनको आपने ओवरकम कैसे करा? सर फर्स्ट तो फाउंडेशन से इंटरमीडिएट की जर्नी काफ़ी डिफिकल्ट रहती है, क्योंकि फाउंडेशन में जो 12th में ऑलरेडी सब्जेक्ट्स पढ़ रखे होते हैं वही रहते हैं, बट इंटरमीडिएट में सारे सब्जेक्ट्स न्यू होते हैं एक्सेप्ट अकाउंट्स एंड लॉ। तो मैंने प्रॉमिस तो कर दिया था अलग सर को उस टाइम मतलब कि हो जाएगा, बट फिर मैंने देखा नहीं सिलेबस उतना भी इजी नहीं है, तो मेरे को डर लग रहा था कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा। बट ये इसने मोटिवेट भी किया कि अगर मैंने प्रॉमिस किया है तो फुलफिल करना पड़ेगा, एंड उसने मुझे मोटिवेट भी किया कि अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो फाउंडेशन में मैं 8 to 10 आवर्स ही पढ़ती थी, बट इंटरमीडिएट में 10 to 12 आवर्स हो जाता था डेली का। सृष्टि, ऐसा कुछ था कि वो प्रेशर हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हो गया कई बार, एंड उसको ओवरकम करने के लिए आपने क्या करा? आई अंडरस्टैंड वो एक प्रॉमिस करा, तो वो एक कहीं ना माइंड में हमारे मेंटल प्रेशर होता है, मुझे ये टारगेट करना है, नहीं हुआ तो क्या होगा, व्हाट अदर पीपल विल से। क्या ये हॉन्ट करता था कभी दिमाग में? यस सर, ये मेरे को ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती थी कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा। बट फिर मैंने यूट्यूब से मैनिफेस्टेशन ट्राई किया था, तो उससे बहुत ज़्यादा वो वर्क करता है रियली। अगर आप रात में सोने समय इमेजिन करो कि आपकी रैंक आ रही, मीन्स आपकी अच्छी मार्क्स आ रही है, तो वो रियली वर्क करता है। आई हैव सीन दैट। मैंने फाउंडेशन में भी वही ट्राई किया था रिजल्ट से पहले, तो वो वर्क किया था। बच्चों की बात को सीरियस मत लेना। हाँ, बहुत किया उसने। हाँ, सिर्फ मैनिफेस्टेशन से कुछ नहीं होता। 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ उसने सोचा और उसने उसके लिए काम भी किया, जो वो नहीं बोल रही है, लेकिन आपने काम किया, मेहनत करी। केवल मैनिफेस्ट करने से कुछ नहीं होता, मैनिफेस्ट करने के बाद यू हैव टू पुट इन द हार्ड वर्क, और तब जाके आप यहाँ पर पहुंचते हो, सक्सेस आपको मिलती है। 10 से 12 घंटे सर उसने बोला कि पढ़ाई करती थी, मेहनत करती थी, तो मैनिफेस्टेशन तो अभी था। डेज जो आते थे, ठीक है, कई बार डिमोटिवेट फील होता है, पढ़ते ठीक है, आ जाता है कि यार अब और नहीं हो रहा, वो कैसे मैनेज करते थे आप? सर ब्रेक ले लेना चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि अगर आपका माइंड पढ़ना नहीं चाहता, फिर आप पढ़ के भी कुछ भी अंदर समझ नहीं आएगा। तो अगर ऐसा है तो फिर 1 आवर 2 आवर जितना भी, जब तक माइंड रिलैक्स नहीं हुआ तब तक का ब्रेक ले लो, एंड उसके बाद ही पढ़ने बैठती थी। अब वो भी जो फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा, कॉस्टिंग फेवरेट था, तो वही पढ़ने बैठती थी, उससे थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता था, एंड उसके बाद फिर ऑडिट। भाई मैं यहाँ, अरे सर मैं एक बात और बोल देता हूँ, नहीं एक बात और बोल देता हूँ।
सृष्टि ने कहा है बेटा 1 या 2 घंटे में ठीक हो जाता है नॉर्मल। इनका 2 घंटे पता ही नहीं चलता ना। वो जसमीत सर ने वो बनाया भी था कि 15 मिनट का ब्रेक लिया था, 1 हफ्ता हो गया, पता ही नहीं कब किताब कहाँ गई। तो बेटा ब्रेक लेने का मतलब ऐसा नहीं है, जैसे हमें अंकित ने भी बताया कि मैं पॉज करता था, अपनी प्रोडक्टिविटी एनहांस करता था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शी सेड कि 10 से 12 घंटे, तो 10 से 12 घंटे इज द प्रोडक्टिव आवर्स आई वुड से, कि उतना घंटा तो आपका प्रोडक्टिविटी निकल रही है। किताब लेके आप चाहे 15 घंटे बैठे रहो, डज नॉट मैटर, द प्रोडक्टिव आवर्स काउंट्स, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। माय क्वेश्चन इज टू अदिति हु इज ऑल इंडिया रैंक 23, राइट? यस अदिति, जो बच्चों का रेगुलर कॉलेज होता है, ये कांस्टेंट क्वेश्चन हमें बच्चे पूछते हैं कि रेगुलर कॉलेज के साथ में सीए को कैसे मैनेज करें, यस तो आपने कैसे मैनेज किया था उसे? यस सर। सो मैंने अपना बीकॉम ऑनर्स क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर से किया एंड मैंने अपना फाउंडेशन एग्जाम 2nd ईयर में दिया था। तो उसके बाद जब रिजल्ट्स आए, मेरे को भी यही क्वेश्चन था कि अब 9 मंथ्स का स्टडी पीरियड है तो मैं कैसे मैनेज करूँगी, बिकॉज दैट टाइम 2nd ईयर चल रहा था, तो इंटर्नशिप भी करनी होती है, हमारे कंटिन्यूस असाइनमेंट्स भी चलते ही रहते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी। तो फिर मैंने लिंक्डइन पे कुछ सीनियर्स से पूछा, तो उन्होंने यही गाइडेंस दी कि अटेम्प्ट स्किप करना उतना बड़ा इशू नहीं है जितना मेरे को, क्योंकि लग रहा था कि अटेम्प्ट स्किप कर दिया तो वो सीवी में कैसे रिफ्लेक्ट होगा, ये सब मतलब बच्चे सोचते ही हैं। पर फिर मैंने यही डिसीजन दिया कि आई स्किप 2 अटेम्प्ट्स, और फिर मैंने इसलिए Jan 25 में दिया और फिर हो गया, मतलब जो फिर डिसीजन लिया उसका रिजल्ट भी मिल गया। तो बेसिकली फिर अटेम्प्ट स्किप करने के बाद में तब तक मोटिवेशन बना के रखना, Yes, sir. वाज दैट अ इशू? यस सर, डेफिनेटली, क्योंकि उसमें मतलब स्टडी पीरियड काफ़ी प्रोलॉन्ग हो गया था, क्योंकि कॉलेज जैसे मेरा 9 to 4 रहता था, तो फिर मैं मैनेज करती थी कि हर रोज़ मैं एटलीस्ट 5 आवर्स दूँ सीए को, पर वो भी ऐसे नहीं था कि हर रोज़ मेरा 5 आवर्स स्टडी टारगेट मीट हो रहा है। तो फिर ऐसे भी डेज थे कि मुझे लगता था कि ये कैसे हो पाएगा, कॉलेज छोड़ दूँ, क्या छोड़ दूँ, पर फिर हो गया। मतलब मेरी फैमिली भी काफ़ी सपोर्टिव थी, तो फिर उन्होंने बोला था कि मतलब ऑफ डेज पे वो लोग हेल्प कर देते थे। सर, इसमें मेरा क्वेश्चन बाकी एजुकेटर्स से भी है कि डू यू फील कि अटेम्प्ट स्किप करना जरूरी हो जाता है? सर मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैंने पास्ट में जब स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, तो मेरे पास इससे पहले भी AIR 1 AIR 3 सब रहे हैं, और वो दोनों 3 बच्चे थे एक्चुअली, वो दोनों बच्चे हंसराज कॉलेज के थे। उस टाइम पर 6 महीने का गैप होता था, तो इसलिए मैं अभी बोलने वाला था कि मैंने उनको 1 अटेम्प्ट स्किप करने को बोला था, बिकॉज आप रेगुलर कॉलेज भी जा रहे हो और आप पढ़ भी रहे हो, तो दोनों चीजें एक साथ मैनेज करना वुड बी वेरी चैलेंजिंग। तो इसलिए मैंने उन बच्चों को भी बोला था। सर मैं यहाँ पे ना एक सवाल और लेना चाहूंगा, मैं ऐड ऑन करूंगा इसके पॉइंट को। अब ना मेरे पास आज भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, स्पेशली उन बच्चों के जो रेगुलर कॉलेज के अभी 4th सेमेस्टर में है। अब 4th सेमेस्टर में 2 सेमेस्टर बचे हैं, नाउ दे आर इन अ कंफ्यूजन, जो इंटरमीडिएट पास हो गए, कि सर हम कॉलेज छोड़ के क्या हम आर्टिकलशिप में चले जाएं, या हम अभी 8-9 महीने जो बचे हैं, 1 साल बचा है कॉलेज का, वो कंप्लीट करें। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बच्चों का अभी सामने आ रहा है। तो मैंने उनको ये आंसर करा था कि अगर आपका कॉलेज बहुत अच्छा है तो बेटर आप 1 साल वहीं रुको, अपने कॉलेज में अपना CV स्ट्रांग करो, इतना स्ट्रांग करो कि जब आप कॉलेज से निकलो तो आपको सब टेकअप करने के लिए तैयार हो। बिकॉज 1 साल ये जो आप कॉलेज में अर्न करोगे वो बहुत मैटर है। मतलब जो मेरे 2 स्टूडेंट थे AIR 1 3, उन्होंने क्या करा, अपनी कॉलेज में स्पेसिफिकली सोसाइटी स्टार्ट कर दी फॉर हेल्पिंग CA स्टूडेंट्स इन देयर कॉलेज। सो वो सोसाइटी आज भी चल रही है एंड दे आर डूइंग वेरी वेल, और आज खैर दोनों ही CA बन चुके हैं, अब तो खैर ठीक है। तो वही है सर, इसमें ये एक है ना, काफी पर्सनल डिसीजन हो जाता है। Right. Yes. आई वुड ऑलवेज रिकमेंड, मतलब जैसे मैंने काफी अच्छी कॉलेज लाइफ एंजॉय की है, वो आपकी पर्सनालिटी पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। यू फाइंड ऑल द काइंड्स ऑफ पीपल, अच्छे लोग, बुरे लोग, और ये जिंदगी के लिए ना अच्छे सबक है। बट अगेन वेरी पर्सनल चॉइस, आपके लिए कौन सा, आज एक प्रोफेशनल कोर्स है जो हमें हेल्प करता है। आप 60 साल के बूढ़े हो तो भी आप CA कर सकते हो ना। और अब हर साल 3 अटेम्प्ट हो रहे हैं, आराम से निकल जाता है, ठीक है। इतनी कोई भागदौड़ नहीं है, कोई रेस तो है नहीं, ठीक है। टेक योर टाइम, एंजॉय ईच एंड एवरीथिंग। पढ़ाई को भी एंजॉय करते करोगे ना तो निकल जाएगा। बट सर इसमें ये नहीं होना चाहिए कि मेरे हिसाब से कि अगर बच्चे ने सोचा मैं 1 और अटेम्प्ट देना है, तो वो अपनी सिर्फ किसी वजह से अपने पास अटेम्प्ट स्किप करता है, चलो प्रोलॉन्ग करता चले। जो उसने सेट कर लिया माइंडसेट कि मैंने यार चलो पहला अटेम्प्ट स्किप करना, अगला देना है, तो वो अगले के लिए जरूर तैयारी करे, मतलब वो अपना प्लान उसके हिसाब से बनाए। अदरवाइज क्या होता है, उसे आदत डल जाती है कि बार बार स्किप करने की। और इसमें मोटिवेशन अपने आप के अंदर मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे इसने बोला है कि भाई वो मोटिवेशन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दीदी ने बोला है, वरना बेटा वो अटेम्प्ट स्किप करते करते वो एक दिन ऐसा आता है कि आप
मतलब बिना तैयारी के ही कूद जाते हो और फिर वो गड़बड़ छोड़ ही हो जाता देता है है। जनरली जो देखा जाता है वो शादी सीए की उम्र भी हो जाती है सर, है ना, घर वालों का भी प्रेशर हो जाता है भाई, अपने आप को प्रूव करना इज अ वेरी वेरी बिग प्रेशर, अपन सबने हैंडल किया हुआ है, ये लोग हैंडल करेंगे इस चीजों को आगे, ठीक है सर अभी से आप शादी पे लेगा यार, अभी बच्चों को जीने तो दो यार। चलो हम आगे बढ़ते हैं अभी अगले सवाल पे। सर के वो आ जाता है। अच्छा 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 चलो। सो नेक्स्ट वाला है गर्वित से, ये AR 35। तो गर्वित बेटा जनरली ये मतलब हमेशा देखने को मिलता है कि जो रैंक होल्डर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने रिकॉर्डेड क्लासेस देखी होती है, टाइम बचाने के लिए वो कहते हैं सर 1.5 1.75 2 पे आप लोगों को हम देखते हैं और हमें क्लासेस समय पे हो जाती है, हम होमवर्क कर लेते हैं। बट आपने लाइव क्लासेस लगाई है सारी की सारी, तो मतलब आपने लाइव क्लासेस मतलब सारी लगाई, जबकि बच्चे ज़्यादातर रिकॉर्डेड भी प्रेफर करते हैं, तो उसके थोड़े से एडवांटेजेस आप बच्चों को बताएं जरा। यस सर, फर्स्टली तो जैसे स्टूडेंट्स इसीलिए प्रेफर करते हैं रिकॉर्डेड की 1.5x या फिर 2x पे उनका कंटेंट जल्दी कवर हो जाएगा, लेकिन कंटेंट जो है वो जल्दी कवर तो हो जाता है लेकिन उसको रिटेन करना मुश्किल हो जाता है। यस वेरी गुड। और सेकेंडली सर, जब आप लाइव क्लासेस लगाते हो तो फैकल्टी के साथ लाइव चैट के थ्रू या फिर डाउट इंजन के थ्रू उसी टाइम इंस्टेंट आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाती है, और बैकलॉग का एक मेजर इशू रहता है, वो इससे डेली रूटीन फिक्स हो जाता है तो जल्दी हो जाता है, टाइम टेबल बन जाता है एक आई थिंक रोज का। सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को पता है कि मैंने जाना है, क्लास लगानी है तो लगानी है। सर डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन। पर्पस है। Yes. तो जैसे आप स्कूल जाते हो, हर क्लासेस में आप अटेंड करते हो, वही चीज आपको यहाँ पर मिलती है, और यही पर्पस है लाइव क्लासेस का कि कोई भी बैकलॉग आपका क्रिएट नहीं हो पाता। रिकॉर्डेड के अंदर आपके पास बैकलॉग क्रिएट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू लाइव क्लासेस। मेरे हिसाब से इनडायरेक्टली रिकॉर्डेड में एफर्ट ज्यादा लग जाते हैं, ट्रू, ठीक है, क्योंकि आपको पता है लाइव क्लासेस दिन की अगर 8 घंटे की क्लासेस है तो ये 8 आवर्स में पढ़ाई कर रहा हूँ, उसके बाद 3 आवर्स 4 आवर्स शायद आप होमवर्क करेंगे और करेंगे, अब कंप्लीट प्रोडक्टिव डे हो जाता है। नहीं तो मैं रात को देख लूंगा, सुबह देख लूंगा, कभी मम्मी आ गई, कभी मौसी आ गई, कभी बुआ आ गई, ये ठीक है, और फिर घर में तो अपने चलता ही रहता है चीजें, तो ये चीजें काफी हैम्पर हो जाती है। एक सवाल, आप लोगों ने लाइब्रेरी जाकर स्टडी की? कई बार हम जॉइंट फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं या घर में उतनी जगह नहीं बैठ पाती, आसपास बहुत शोर, डू यू थिंक ये किसी ने किया लाइब्रेरी वगैरह जा? सबके घर में एक सही माहौल ये आप लोग को मिल रहा था, पढ़ाई का एटमॉस्फेयर? वेरी गुड। आप लोग के पास एक सेपरेट रूम वगैरह रहता था आपके पढ़ाई के लिए? नहीं, सृष्टि के पास नहीं रहता। सृष्टि, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे इस बैकग्राउंड से भी आते, अफोर्डेबिलिटी भी एक काफी बड़ा इशू आ जाता है, ठीक है, आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मैं 2-3 हजार 4 हजार जो भी लाइब्रेरी के पैसे होते हैं मैं वो लगाऊं, आने जाने में टाइम खराब करूं। तो इस माहौल में डिस्ट्रैक्शंस इतने ज्यादा, पढ़ाई पे कंसंट्रेशन कैसे बैठाया बेटा? सर जब अगर घर पे लोग हैं तो प्रैक्टिकल्स सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन चाहिए, बट वो मैनेज हो जाता है प्रैक्टिकल्स। एंड जब घर में शांति हो तो थ्योरी पढ़ लेते हैं, सुबह एंड रात में थ्योरी। वेरी नाइस, परफेक्ट। आप ऐसे किसी सर अपने रिसोर्सेज के साथ में चलना पड़ता है इंसान को। कि इंग्लिश पे वर्क किया है आप लोगों ने? और अच्छा तो मेरी इंग्लिश फाउंडेशन के टाइम पे तो बहुत वीक थी, ओके, बट फिर जैसे मैंने ऑडिट पढ़ना स्टार्ट किया, लॉ पढ़ना स्टार्ट किया, तभी मेरी इंग्लिश एकदम से स्पाइक कर गई। अच्छा बिल्कुल मेरी इंग्लिश मतलब मैं बोलने में फंबल करता था, एंड अभी मैं लिख भी अच्छा लेता हूं, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश वेरी वेल। यू वर्कड ऑन इट स्पेसिफिकली? तो अब सर नेक्स्ट सेट ऑफ स्टूडेंट्स के साथ में बिल्कुल दोस्तों, अभी ये हमारे साथ 6 स्टूडेंट्स हैं। अब नेक्स्ट सेट ऑफ स्टूडेंट्स को हम अपने साथ इनवाइट करेंगे और उनके साथ भी इसी कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और हम इन लोगों से बेटा और भी बहुत सारी बातें करेंगे। क्या है, अभी तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोगों ने कैमरा देखा हुआ, ये आज बच्चे फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने बोल रहे हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एज वेल, ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छे से बात की, हम और भी इनसे बातें करेंगे, आपको और भी इंसाइट्स जरूर देंगे इनके बारे में। सो सिया, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। दोस्तों, सिया हैज सिक्योर्ड AIR 31 विद 99 मार्क्स इन कॉस्टिंग। सो सिया, ये 99 का टारगेट कैसे आया भाई, हमें भी बता दो और बच्चों को बता दो ओवरऑल स्ट्रेटेजी आपकी। सर मैंने मैनिफेस्ट तो 95 मार्क्स तक करा था और मुझे एक्सपेक्टेड था 95 मार्क्स आएंगे नहीं पेपर को देख के, और मेरी प्रैक्टिस उसके हिसाब से थी। मैंने जितने MTP और RTP हो सकते हैं दिए थे, और आपकी बुक में भी जितने क्वेश्चन थे सारे 2 बार तो प्रैक्टिस करे थे ही, साथ में PYQs करे थे बहुत बार, और मॉक टेस्ट पेपर देना बहुत जरूरी है कॉस्ट के लिए, क्योंकि मैंने जब भी मॉक टेस्ट पेपर दिया था मेरा टाइम से पूरा नहीं होता था, तो मुझे बहुत डर था इस चीज का मेरा पेपर पूरा नहीं होगा। तो उसको कवर अप करने के लिए मैंने काफी बार मॉक टेस्ट दिए, तो उससे पेपर टाइम पे भी हुआ था और 10 मिनट्स पहले हो गया था मेरा कॉस्ट। ग्रेट। एक छोटा सा सवाल और, बिकॉज ये हर बार मेरे साथ होता है,
बच्चे को स्टार्टिंग में ना 2-3 चैप्टर्स में हमेशा कॉस्टिंग में दिक्कत रहती है, स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर्स तक वो थोड़ा परेशान रहता है, यार ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको कैसे हैंडल करा और उसके बाद ट्रांजिशन कैसे आया? स्टार्टिंग में जैसे आप बोलते कि या तो बच्चा सोचता है पास कैसे हूँ कॉस्टिंग में या 90 कैसे लाऊं, तो मेरे को लगता है कि मैं नीचे वाली कैटेगरी में ना रह जाऊं, तो उसके लिए मैंने स्टार्टिंग में कुछ चैप्टर्स जो थे वो बहुत कंफ्यूजिंग लगते थे और मेरे को लगता है कॉस्टिंग में बहुत खुद का दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली एक पैटर्न फॉलो होता है कॉस्टिंग में भी, और वो जब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अपने आप वो पैटर्न समझ आने लग जाता है, तो मैंने वही बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके पैटर्न समझा था। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो अगला सवाल हम पूछते हैं अंश से। अंश, आपका है AIR 41 एंड एडवांस अकाउंटिंग में आपका है 91 मार्क्स। तो वैसे तो हम एक पहले भी सवाल अंकित से पूछ चुके थे, बट मेरा फिर से आपसे है कि एडवांस अकाउंट्स को लेकर बच्चों को एक फोबिया रहता है बिकॉज सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो आपने उसको कैसे कोप अप किया स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू बिग चैप्टर्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और इतने आप जबरदस्त नंबर लेके आए तो बच्चों को थोड़ा सा इलेबोरेटेड स्ट्रेटेजी बताइए आप। तो सर फर्स्ट ऑफ मेरा एम ये रहता था कि मैं जो क्लास है काफ़ी फोकस के साथ लूँ, क्लास पे फोकस करना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं क्लास को लेने के बाद ही जस्ट लेने के अकाउंट्स के बाद ही पहले खुद गो थ्रू करता था कि आज क्लास में हुआ क्या। एंड बात रही बिग चैप्टर्स की, तो जैसे ब्रांच अकाउंटिंग हो गया अपना, वो बहुत बड़ा चैप्टर हमारे सिलेबस का है, तो उसको यही था कि मैंने सबसे पहले जब भी रिवीजन करी तो मैंने उसके साथ स्टार्ट किया कि पहले बड़ा चैप्टर हो जाए, छोटे छोटे तो लास्ट में हो जाएंगे, अगर लास्ट के लिए बड़ा छोड़ दो तो लास्ट में बहुत इशू होता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो आपने हैंड रिटन नोट्स दिए थे ना सर, दे वर सो अमेजिंग, मैंने उनसे बहुत ज्यादा उनको काफी मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया, मतलब उन्हें मुझे प्रॉपर याद से हुए थे वो, तो बुक ओवरऑल सब कुछ बेस्ट उससे ही मैंने करा। तो आपने राइटिंग प्रैक्टिस भी करी थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस की? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मैंने मतलब हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से 2 या 3 क्वेश्चंस दो या भी तीन। देखे थे। वो उतने सफिशिएंट रहते हैं एटलीस्ट बच्चों को। बिल्कुल। और बाकी जो मेन बिग चैप्टर्स थे उनको तो मैंने 1-2 बार खुद सारे लिखे थे, एंड आफ्टर दैट मैंने मार्क कर लिए थे, और होमवर्क वाले में मतलब मैं कम करता था, प्रैक्टिस क्लास वाले ज्यादा करता था। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। So everyone, now we have AIR 34 केशव लड्डा with us। हाँ भाई केशव भाई, क्या हाल है आपकी? सर एकदम बढ़िया। हाँ, खुशी दिख ही रही है चेहरे पे। लगा था AIR 34। हाँ सर, AIR तो कंफर्म था, 34 अब आ गया। तो बच्चे मैं आप लोग को बता दूं, केशव ने हमारे द्रोणाचार्य सीरीज से पूरी पढ़ाई की है ना केशव? यूट्यूब पे जो हमारी सीरीज आई हुई है, आप लोगों ने देखी हुई होगी, तो इससे इसमें केशव ने पढ़ाई की है। केशव कितनी हेल्पफुल हुई, कैसे पढ़ाई किया, थोड़ा बच्चों को बताओ। सर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। जैसे मैंने एडवांस अकाउंट के 30 हार्स के लेक्चर, रिवीजन लेक्चर थे, तो मैंने वो 4 टाइम्स देख लिया और वो एग्जाम देने चला गया। अरे वाह। और 87 मार्क्स एडवांस अकाउंट में आ गया। माय गॉड, 87 एडवांस अकाउंट्स। और कुणाल सर का एक मैंने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट देखा था, वो इतना बढ़िया लगा, मैंने सारे फ्रेंड्स को शेयर भी कर दिया वो लेक्चर। इतना यही है वो बच्चा जो शेयरिंग की वजह से अपने को दिखता है ना, इतने बार शेयर हो गया। और एफएम में भी सुनील सर के देखे थे, और जसमीत सर के प्रैक्टिस सेशन, डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, जितने भी मतलब क्वेश्चन जितने भी थे, मैंने सब 2x स्पीड पे देख लेता था। 2x पे सारे के सारे? यस सर। ठीक है, ऑडिट को कैसे किया? ऑडिट तो मैंने ना जहाँ से क्लासेस ली थी वहाँ से पेड था, तो रिवीजन वहाँ से किया था। रिवीजन वहाँ से हो गया। हाँ। तो सारे रिवीजन तेरे, ठीक है, द्रोणाचार्य से जितने भी हुए थे, ठीक है, तेरे एग्जाम में काफी कंट्रीब्यूट किया बेटा ये? यस सर, बहुत ज्यादा। जैसे सुपर 30 भी था, राइटिंग भी वहीं से की, वनडे रिवीजन में भी मैं लास्ट डे पे जो राइटिंग पे एटलीस्ट फर्स्ट डे स्टार्टिंग में जो सुबह होता है वो भी मैं देख के जाता था, करके जाता था साथ में। क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस सर, थैंक यू सर। माय क्वेश्चन इज टू एंजेलिका। मैंने प्रोनाउंस सही किया ना? एंजेलिका, यस। एंजेलिका इज ऑल इंडिया रैंक 38। यस। एंजेलिका, लॉ सीए फाउंडेशन से ही बच्चों को हमेशा एक दिक्कत होती है लॉ पढ़ने में, डर रहता है, एंड यू स्कोर 70 मार्क्स इन लॉ, राइट? तो आपने कैसे मैनेज किया इतना अच्छा स्कोर करना, वो भी ये एग्जाम में जहाँ ऑलरेडी बच्चों को इस बार लॉ में कम मार्क मिले हैं? मैं सब एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अबव 80 और सबको 60 से मार्क दिए गए, तो हाउ कुड यू स्कोर 70 मार्क्स? क्या किया आपने उसके लिए? सर सबसे पहले तो मुझे लगता है मल्टीपल रिविजन, जैसे आप हमेशा क्लास में कहते हो ना, एक बार पढ़े लिखे लॉ याद नहीं रह सकती, इतना ऐसा लगता है याद कैसे होगा, आगे वाला चैप्टर करते हैं पीछे वाला भूल जाते हैं, ऐसा ही लगता है। तो बस स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा लगा कि पुराना तो मैं भूल जाऊंगी, आगे वाला करूंगी तो पर जब वो बार बार मल्टीपल रिविजन्स होती गई ना, और जो की नोट्स आप लिख पाते हो, अगर उसको मैंने लास्ट पेपर से जाने से पहले भी वो जो रिटर्न आपने जो इम्पोर्टेंट वाले A+ कंसेप्ट वाले की नोट्स है ना, वो प्रॉपरली एकदम पढ़ के गई थी, है ना। वो सारे पेपर में मेरे को तो पेपर पढ़ के ऐसा लग रहा था, अच्छा ये मेरे को तो वो नोट्स का, चार्ट का वो सब याद आ जाता था, हाँ ये वो वाला कंसेप्ट है, सर ने ऐसे बताया था। तो ऐसे ही प्रॉपर अच्छे से रिविजन करके, और थोड़ी सी रिटन प्रैक्टिस भी मैंने करी थी एंड में। जैसे टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन करी थी PW की, तो उसमें मैंने प्रॉपर लॉ की रिटन प्रैक्टिस भी हो गई थी, केस स्टडीज मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करी थी, इंपॉर्टेंट जो मुझे नहीं आ रहा था वो मैंने सब कुछ मार्क करके रखा था, हाईलाइट करके रखा था,
एंड सर लास्ट 1.5 डेज में आपने जो शेड्यूल बना के दिया था ना यूट्यूब पे, मैंने वो वही follow किया। पूरा एग्जैक्टली टाइम टू टाइम सब फॉलो किया एंड एवरीथिंग अमेजिंग। बच्चों को ये बताना चाहूंगा कि शी इज अ एक्टर, मॉडलिंग कर चुकी है या कर रही है, ठीक है। तो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो वर्क कर रहे हैं पढ़ाई के साथ में, तो वो कैसे मैनेज करते हैं? सर मेरा ना फिक्स होता था टारगेट, आज का ये टारगेट है, इतने चैप्टर इतना करना है तो वो करना ही करना है। अब चाहे मैं बाहर जा रही हूँ तो साथ में अपनी बुक्स कैरी करूँ, जल्दी उठूँ, रात को लेट तक पढूं, वो मेरा फिक्स है। वो मेरा ना होता था कि आज ये करना है, जैसे मर्जी हो फिर वो करना है। तो मैं ऐसे ही टाइम मैनेजमेंट करती थी, है ना, जल्दी उठ जाती थी, या जहाँ भी बाहर जाती थी अपना ना फोन, जहाँ पे मैंने लेक्चर सुनने वो लेकर जाती थी साथ में। तो मैं ऐसे ही पूरा बट ये बैरियर है बच्चों के लिए मेरे पढ़ना को और तो साथ सर में? बिल्कुल नहीं लगता, नहीं तो बोरिंग नहीं हो जाएगी सर पढ़ाई साथ में पूरा दिन पढ़ते रहो बोर नहीं मैंने किया। फिर तो साथ में अपना, मैंने तो रील्स भी पोस्ट करती रहती थी सब किया इसने, सब कुछ किया मैंने। ग्रेट। चलिए अब हम सवाल पूछते हैं हमारे AIR 50 यश से। एक्सेशन का पेपर यश बहुत टिपिकल आया था, यस सर। तो हाउ वुड यू मैनेज टू स्कोर 79 और आपकी टेक्स्ट की स्ट्रेटेजी क्या थी? मुझे दोनों चीजें जाननी है। जब आप पढ़ रहे थे तो क्या अप्रोच थी, और पेपर देखने के बाद क्या लगा एंड आपने उसको कैसे ओवरकम किया या कैसे उसको अप्रोच किया पेपर को? सर पढ़ते टाइम तो वैसे आपने पढ़ाया, क्लास लेने के बाद शाम को मैं वो क्लास को दोबारा पढ़ लेता था कि मतलब जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो एक बार दिमाग में डाल दूँ। फिर अगले दिन उठ रहा था, अगले दिन आपकी क्लास होती थी दोबारा, तो वो जो पहले थे वो भी पढ़ा और जो आपने इस साल पढ़ाया वो भी पढ़ा। तो ऐसे दिमाग में कंटिन्यूअसली होता था कंपाउंडिंग के हिसाब से। तो वो हुआ है। और जो पेपर के टाइम पे मैंने पहले GST करा था, GST मुझे थोड़ा लगा कि हाँ भाई इसमें घूम गया, मेरा दिमाग घूम गया GST में, तो मैंने GST आधा छोड़ा, फिर मैंने टैक्स खोला। टैक्स मुझे इनकम टैक्स बहुत ईजी लगा मुझे GST के मुकाबले इस बार। तो GST मैंने आधा छोड़ के पहले मैंने टैक्स खत्म किया, टैक्स खत्म करने के बाद मैंने MCQ किया, फिर उसके बाद मैंने GST खत्म किया। पेपर छूटा था? नहीं, पेपर तो सब खा गया, सारा करके आया। बहुत बढ़िया। तो अब हम चलते हैं हमारे प्रिंस के पास, है ना। तो प्रिंस, आपने FMSM में बहुत अच्छा स्कोर करा, कितना स्कोर करा? सर आई स्कोर्ड 82 मार्क्स। 82 मार्क्स। तो प्रिंस, आपकी FMSM को लेकर क्या स्ट्रेटेजी रही? सर FM और SM में 2 पार्ट्स होते हैं, FM और SM। FM इज अ प्रैक्टिकल वन एंड SM में आपको थ्योरी करनी होती है। तो सर आपने पहले FM से स्टार्ट किया था, तो सर स्टार्टिंग में तो मतलब मेरे को लगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थोड़ा मतलब रेशियो वगैरह तो अकाउंटिंग से थोड़ा लिंक हो रहा था वो। और सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ये होता है कि अगर आप क्लास में कंसेप्ट को ढंग से सुन लो तो क्वेश्चंस आपसे बनने लग जाते हैं। और सर आप भी क्लास में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते थे, तो सर वो तो साथ ही साथ हो रहे थे, और होमवर्क देते थे वो मैं शाम को जब फ्री होता था तो होमवर्क कर लेता था। तो सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो मैंने ऐसे किया। और सर SM में ये होता है कि अगर आपको पहले कंसेप्ट समझना होता है, फिर उसके बाद आप उसकी वर्डिंग्स को समझ लोगे, तो कीवर्ड्स होते हैं जो मेन, वो कीवर्ड्स आपको याद रखने होते हैं। तो सर आप कंसेप्ट ऐसे समझाते थे कि आप कंसेप्ट समझ लो, शाम को एक बार रीड कर लिया, और उसके बाद आपने कहा था कि कोई एक चैप्टर खोल लो, 2-3 घंटे में आपको रिवाइज हो जाएगा वो चैप्टर। तो सर FMSM में ये अप्रोच रही थी मेरी। प्रैक्टिस कितनी बार करी थी न्यूमेरिकल पार्ट की? सर न्यूमेरिकल की मैंने 3 टाइम्स करी थी। और SM के क्वेश्चन खुद से लिख के देखे थे? यस सर, कुछ होते ना कि गट फीलिंग्स होती है कि ये पेपर में आ सकता है, तो सर मैंने वो लिख के देखे थे, मतलब पूरे लिखता था मैं तो, और होपफुली सर उसमें से 3 क्वेश्चन आए थे SM में। चलो बहुत बढ़िया, मतलब एकदम जो चांस मारा वो लग गया बिल्कुल। क्या बात है। नहीं ठीक है यार, जरूरी है, होता है। बहुत बार हम पेपर देते हैं तो हमारे मन में होता है यार ये पक्का आ सकता है, तो वो होता है कई बार, और कई बार नहीं भी आता, वो इट्स फाइन। प्रिपेयर तो सारा कहते ना सर। हाँ नहीं ठीक है यार, यही होना भी चाहिए प्रैक्टिकली। तो सर इसके साथ हमारी जो कन्वर्सेशन है वो इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर सभी बच्चों के साथ में हो जाती है। एक रैंक होल्डर हमारे साथ यहाँ पे इस कन्वर्सेशन में अवेलेबल नहीं थे, तो वैसे आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज या शॉर्ट्स इन बच्चों के द्वारा जो इन्होंने फॉलो करी वो आगे आती रहेगी आप लोगों को शॉर्ट्स के जरिए, वीडियोस के जरिए, ताकि आप लोगों को आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिलती रहे। और अगली बार आप सभी भी बच्चे हमारे साथ में यहीं पर बैठे होंगे विद कॉन्वर्सेशन फॉर द नेक्स्ट एस्पिरेंट्स। कोई भी आप लोगों का बेटा डाउट या कोई भी अनएड्रेस रहता है क्वेश्चन तो प्लीज कमेंट के अंदर जरूर बताइए हम लोगों को, एंड ताकि हम उसको लेके भी आंसर कर सके। ऑलराइट सर, तो अभी के लिए इतने पर क्लोज करते हैं। यस सर, राइट। चलो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर दिस स्मॉल एफर्ट, एंड नेक्स्ट टाइम होपिंग कि आप सब भी हमारे साथ यहां पर मिलेंगे